हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हमने देखा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे थे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो हमने देखा था स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं कि जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन कौन से होते हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब कि जैसे ये एक इनिशियल पॉइंट है, एक क्या है फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, बीच में कौन से रास्ते से हम यहाँ जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करते स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन कौन से होते हैं कि इनिशियल और फाइनल जो कंडीशन है उसके रास्ता, पाथ मतलब चाहे इस रास्ते से हम जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट फंक्शन जो होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं हमारे एंथैल्पी, फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो सारे फंक्शन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, अवस्था फलन। और पाथ फंक्शन हमारे कौन से होते हैं, वर्क और हीट, ठीक है। वर्क और हीट हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वर्क और हीट क्या होते हैं, एनर्जी की फॉर्म होती है। अब अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, चाहे हम इधर से जाएंगे, इधर से किसी भी रास्ते से जाते हैं, तो हमारी क्या होगी, एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी लगेगी तो उसमें क्या होता है, या तो वर्क की फॉर्म में जाएंगे या क्या होगा, हीट की फॉर्म में जाएगा। तो वो चाहे किसी भी रास्ते से जाए तो उसमें क्या होगा, हमारा पाथ पर ये डिपेंड करते हैं। पर अदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ये सारी हमारी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ये क्या होती है, स्टेट फंक्शन, और ये होता है हमारा पाथ फंक्शन होते हैं वर्क और हीट। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, यथायथ और अयथायथ अवकलन, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, यथायथ और अयथायथ अवकलन। तो देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो निकालते हैं हम निकालते हैं स्टेट फंक्शन के लिए, ठीक है, स्टेट फंक्शन के लिए। और अयथायथ या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है वो होता है हमारा पाथ फंक्शन के लिए, ठीक है। तो अब देखो, स्टेट फंक्शन के अगर इसको हम कैसे देखते हैं, ये क्या होता है, तो देखो जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई एक जेड है, वो स्टेट फंक्शन है, कोई भी एक क्या है, जेड है, वो स्टेट फंक्शन है। किस पर डिपेंड कर रहे हैं कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इन दो पर ये क्या करता है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, स्टेट फंक्शन को अगर हम निकालते हैं, स्टेट फंक्शन के लिए जो हम डिफरेंशियल देखेंगे तो वो क्या होता है, देखो ये क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। इनिशियल और फाइनल पर तो यहाँ क्या हो गया, हमारे लिमिट लगेगी। तो ये क्या हो गया, जैसे पहले इनिशियल क्या था, Z1, बाद में फाइनल क्या हो गया, ये Z2। तो ये क्या हो गया, dz इज इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1, तो ये हो गया हमारा डेल्टा Z, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन के लिए हम इस तरह से लिखते हैं ये, ठीक है। और इसको अगर जैसे अगर मान लो हम लेते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी की बात करें ds, ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है एंट्रोपी। तो इसको क्या लिखेंगे, ये S1 से फाइनल इसका हो गया S2, तो इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1 या डेल्टा S। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, अपना आयलर रेसिप्रोकल रूल को फॉलो करते हैं। अब वो क्या होता है, आयलर रेसिप्रोकल रूल, देखो जैसे z जो फंक्शन है हमारा x और y, अब इसके लिए हमें अगर आयलर रेसिप्रोकल रूल लिखना है तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, अगर तो देखो जो वर्क और हीट के अलावा जितने भी जो फंक्शंस हैं उनका अगर हमको डिफरेंशियल करना होगा, आगे हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन आएगा तो उसमें जितना भी सबका डिफरेंशियल करना है वो क्या होगा, किस तरह से करते हैं। देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे dz, डिफरेंशियल करेंगे dz। सबसे पहले क्या करेंगे, इस z का एक वेरिएबल जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x। उस कंडीशन में y को क्या करेंगे, कांस्टेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो यहाँ है वही हो गया dx, ठीक है।
इसके बाद में क्या करेंगे प्लस, फिर जो जेड है इसको करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, अब की बार करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, डेल वाई। ठीक है, अब इस खंड में क्या होगा, जब वाई के रेस्पेक्ट में किया है तो एक्स हमारा कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आगे डी वाई। ये होता है आयलर रेसिप्रोकल रूल। और ये क्या होगा, जितने भी स्टेट फंक्शन है सबका डिफरेंशियल हमें इस तरह से करना है, ओनली वर्क और हीट का हमें इस तरह से नहीं करते। और देखो आयलर के अकॉर्डिंग क्या था, डेल स्क्वायर जेड इज अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब देखो हम इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, वर्क और हीट। ठीक है, वर्क और हीट होते हैं, और वर्क और हीट को हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे ये डी जेड, तो ये क्या हो गया, कोई भी अगर जेड जो है पाथ फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। या जैसे हम लेते हैं वर्क को डी डब्ल्यू लेंगे तो ये क्या हो गया डब्ल्यू, डी क्यू लेंगे तो ये क्यू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या होगा इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं करता, ये ओनली किस पर होंगे, पाथ पर डिपेंड करेंगे। पाथ पर डिपेंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, लिमिट नहीं लगेगी। और ये दोनों जो होते हैं वर्क और हीट, ये दोनों आयलर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब आगे देखते हैं, जैसे अगर कोई भी एक है ना जो कि साइक्लिक डिफरेंशियल करना है हमको। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, साइक्लिक के लिए क्या करते हैं, ये एक साइकिल से बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डी जेड होता है वो क्या होता है हमारा जीरो होता है। ठीक है, जबकि इन एग्जैक्ट में साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी जेड नॉट आर इक्वल टू जीरो होता है। अब देखो ये क्यों होता है, साइक्लिक प्रोसेस है मतलब कि जैसे ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ये अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल भी इसका यही हुआ। अगर इसमें हम रखते हैं, ये है डी जेड, जेड वन जेड टू, तो ये क्या, इसको क्या लिखते हैं, जेड टू माइनस जेड वन ये लिखते हैं। तो अब अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल इसका ये पॉइंट है, वापस ये साइक्लिक में घूम के आएगा तो ये फाइनल भी इसका यही हो गया। तो Z1 और Z2 की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो Z2 माइनस Z1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, जीरो हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या होगा, साइक्लिक में इज इक्वल टू जीरो होता है। पर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है उसमें वर्क और हीट में क्या होता है कि हम इनिशियल फाइनल नहीं देखते, हम यहाँ पर क्या होता है हमारा पाथ भी देखते हैं कि किस रास्ते से ये गया है। तो इसलिए ये वैल्यू जो होगी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, चाहे हम इनिशियल से फाइनल पे आएंगे पर कुछ तो हमारी एनर्जी गई ना, उसमें कुछ तो हमारा वर्क होता है या हीट की फॉर्म में जो होगा। तो ये इसलिए जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो नॉट आर इक्वल टू जीरो होता है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में। अब देखो जो, और ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जैक्ट जितने भी जैसे हमारे जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनका जो हमें डिफरेंशियल करना है वो इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, वर्क और हीट को हम डायरेक्ट करते हैं, और वर्क और हीट हमारा क्या होगा, डायरेक्ट डिफरेंशियल होगा। और ये जो है हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, स्टेट फंक्शन जो है वो सारे इस तरह से होंगे। जैसे सपोज मान लो कि हम लेते हैं इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी को अगर हम मानते हैं फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका अगर हमको एनर्जी का है ना जो क्या डिफरेंशियल करना है तो कैसे करेंगे, डी ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन, सबसे पहले टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, उस कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया डी वी, प्लस आगे क्या करेंगे डेल्टा ई अपॉन, अब टी के रेस्पेक्ट में किया था, अब की बार क्या करेंगे वी के रेस्पेक्ट में, उस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट और ये डी वी। ठीक है, और हमको ये वर्क और हीट करना है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है। इसको हम यहाँ पर हमारा आयलर रूल नहीं लगेगा, इसमें आयलर रूल लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, यथायथ और अयथायथ अवकलन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक सिस्टम है वो सेपरेटली क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, जैसे कि टू हम लेते हैं, जैसे ये मान लो एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। अब ये इसमें मानते हैं टू सिस्टम कोई से भी, अगर ये क्या है सेपरेटली थर्मली इक्विलिब्रियम, थर्मली का मतलब तापीय, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि अगर ये दोनों फर्स्ट और सेकंड ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और इसी तरह से हम मानते हैं कि अगर सेकंड और थर्ड ये दोनों भी क्या है इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट और सेकंड इक्विलिब्रियम में है, सेकंड और थर्ड भी क्या है इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये हमारा क्या होता है शून्य जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, या इसको हम बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। ठीक है, तो देखो आइसोथर्मल या समतापीय का मतलब क्या होगा, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो जहाँ सेम टेम्परेचर होगा, सेम टेम्परेचर होगा इसका मतलब हमारा टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करें dt क्या हो गया हमारा जीरो हो गया। ठीक है, तो अब देखो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इस कंडीशन में अगर हम आइडल गैस हो, कोई भी आइडल गैस हो, तो आइडल गैस में क्या होता है कि अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है और क्या होता है साथ में डेल्टा ई इज इक्वल टू भी क्या होता है जीरो। अब एनर्जी जो है यहाँ पर डेल्टा ई वो जीरो कैसे होता है, तो देखो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, कि जो काइनेटिक एनर्जी या इसको हम बोलते हैं गतिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो गतिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है हमारे टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ हम देखो इसलिए तो ये क्या हो गया डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो ये बॉयल्स लॉ अगर हम देखते हैं, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था P इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/v, और उस कब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस भी, कि यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा। और इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ बनाते हैं P और V के बीच में, तो कैसा बनेगा हमारा ये ग्राफ जो हमारा बनेगा इस तरह से रेक्टेंगुलर पैराबोला ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, P और V के बीच में ग्राफ बनेगा, इस तरह से हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ होता है। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। इसको बोलते हैं समदाबीय प्रक्रम। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में देखो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है हमारा कांस्टेंट, समदाबीय में क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक में इसका मतलब dp इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर P और V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या होता है वॉल्यूम चाहे कितना ही इंक्रीज कर ले प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो मतलब इसका ग्राफ क्या आएगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इसको बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। तो यहाँ क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमारा क्या होता है वो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम
कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब dV इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम की कांस्टेंट का मतलब ये जो वैल्यू है एक ही फिक्स रहेगी, प्रेशर को चाहे हम कितना इंक्रीज कर ले, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं इसमें भी एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें क्या था, Q इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब हीट का सप्लाई नहीं होता, ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो इसका भी क्या होगा, यहाँ क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज। और इसका और आइसोथर्मल का ग्राफ जो होता है वो दोनों क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम सारे ग्राफ्स को एक साथ बनाकर देखते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर ग्राफ क्या है हमारा, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा था, आइसोबैरिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, ठीक है। अगर ग्राफ ये हमारा आइसोबैरिक का हो गया, ये ग्राफ अगर आता है इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक का, समायतनिक का, ठीक है। इसके बाद अगर ग्राफ इस तरह से आता है तो ये हो गया आइसोथर्मल, ठीक है। और एडियाबैटिक का भी ग्राफ इस तरह से ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइसोबैरिक का, ये हो गया हमारा आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का और आइसोकोरिक का। यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ Q इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये चारों इस तरह के ग्राफ बनते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में जो एडियाबैटिक का जो ग्राफ होता है वो हमेशा आइसोथर्मल से नीचे की साइड में होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। पर ये अभी देखिएगा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा रुद्धोष्म का, वो हमेशा नीचे की साइड में आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 प्रोसेस। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को वैसे मैंने बता ही दिया अभी, चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से चल के कोई भी प्रोसेस जो है बहुत सारे प्रोसेस में होता 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 वापस क्या है, यहीं पर आ जाए। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं P और V का, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा, वापस यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। और हमने ये भी देखा था, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो इसमें स्टेट फंक्शन जितने भी होते हैं, अवस्था फलन होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि डेल्टा P इज इक्वल टू 0, डेल्टा E इज इक्वल टू 0, डेल्टा S इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा E, डेल्टा G इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। ये सारे 0 होते हैं। और पाथ फंक्शन जो होते हैं, वर्क और हीट, वो क्या होते हैं, W नॉट आर इक्वल टू 0, Q नॉट आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो वर्क और हीट तो क्या होंगे, यहाँ पर नॉट आर इक्वल टू 0, और सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सारी क्या होती है, हमारे 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, वही स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल से चल के वापस फाइनल पर आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगी, वैल्यू 0 आएगी, इसलिए ये सारे 0 होंगे। और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आने में उसको सिस्टम को कुछ तो वर्क करना पड़ा, तो इसलिए ये क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी का एक्सचेंज होने की वजह से ये वर्क और हीट के होंगे, नॉट आर इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस। अब देखो, इसको पहले देखने के लिए हम पहले 3 डायग्राम बनाते हैं।
ये कोई एक सिलेंडर है, इसमें क्या है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर ये गैस फिल है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये सिलेंडर और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ गैस फिल है। यहाँ भी ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर ये गैस फिल है, ठीक है। हमको 3 कंडीशन देखनी है, इसलिए हमने 3 बार बनाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम मानते हैं कि ये जो गैस फिल है, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ गैस का जो प्रेशर है वो है हमारा P, ठीक है, और जो इधर जो पिस्टन का जो प्रेशर लग रहा है वो भी है हमारा P। इसको हम बोल देते P एक्सटर्नल, अलग करने के लिए बाहर से जो प्रेशर है इसलिए इसको P एक्सटर्नल और अंदर का प्रेशर है वो है P, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब क्या है कि इसके अंदर गैस फिल है, हमको क्या है इक्विलिब्रियम देखना है, साम्य अवस्था। तो इस कंडीशन में क्या है, ये एक कंटेनर है, सिलेंडर है, इसमें गैस फिल है, गैस फिल है, ऊपर से हम क्या है पिस्टन लगा रहे हैं, मतलब गैस को हम नीचे से भी रोक रहे हैं और गैस का खुद का भी प्रेशर लग रहा है। तो जब इसको हम पिस्टन से जब रोक रहे हैं, तो जब हम इसको रोक रहे हैं तो नीचे से क्या होगा, गैस भी रुकी हुई है। तो गैस रुकी हुई और किस कंडीशन में ये पिस्टन रुका हुआ है कि जब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों क्या है इक्विलिब्रियम में, तभी दोनों ये क्या है रुका हुआ है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में क्या है P = P एक्सटर्नल, मतलब ये बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर दोनों जब बराबर होगा तभी ये क्या होगा, पिस्टन रुका हुआ होगा, नहीं तो क्या होगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो इसमें क्या होगा एक्सपेंशन भी होगा और ना ही इसमें क्या होगा कंप्रेशन होगा, मतलब कि ना इसका विस्तार होगा ना इसका संकुचन होगा। नो एक्सपेंशन और नो कंप्रेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब ये दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ क्या होगा, ना तो एक्सपेंशन होगा और ना यहाँ पर कंप्रेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल की प्रोसेस, तो देखो रिवर्सेबल प्रोसेस कब होता है कि इसको अगर हम देखते हैं कि एक ये है कि जैसे मान लो रिवर्सेबल प्रोसेस अगर हम इसमें बात करते हैं तो हम अगर थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं किसी भी चीज़ में, अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वापस बैक आने के चांसेस होते हैं। पर हम एक क्या है बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे, बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे तो वापस बैक आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवर्सेबल के अगर हम ये मानते हैं ये रिवर्सेबल है का और इसको हम इरिवर्सेबल, दोनों कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो रिवर्सेबल में क्या होगा, हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंज करेंगे, मतलब छोटे चेंज किया, थोड़ा सा चेंज हुआ, चेंज करने के बाद उसमें क्या है वापस बैक आ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो वो क्या होगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो वो रिवर्सेबल की हो गई। और इरिवर्सेबल में हम एक साथ चेंज करते हैं। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, यही सिलेंडर है, अंदर गैस भरी है और ये पिस्टन है, इधर का प्रेशर हमारा P और बाहर का प्रेशर भी क्या होगा, इसको लेते हैं हम P एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सपोज मान लो इसके ऊपर बहुत सारे हमने वेट्स रख दिए, ठीक है। ये अगर हमने इसके ऊपर वेट्स रख दिए तो अब देखो यहाँ वेट रखने की वजह से क्या होगा कि जो अब देखो ये इसको रोक रहा है नीचे, ठीक है, और ये इसका प्रेशर लग रहा है और ये गैस का भी प्रेशर लग रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में, मतलब ना इसमें एक्सपेंशन हो रहा और ना इसमें क्या हो रहा कंप्रेशन हो रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की। सपोज मान लो अब इसमें मेरे को क्या है रिवर्सेबल प्रोसेस करना है, मतलब थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़े से चेंज करने के लिए जो इतने सारे हमने वेट रखे, इसमें से अगर एक स्मॉल वेट को हम यहाँ से हटा देते हैं, एक बिल्कुल थोड़ा से वेट को, सपोज मान लो हम एक वेट को हटा दिया, ठीक है। इस वेट को हटाने की वजह से क्या हो जाएगा कि इस वेट को जैसे ही हटाएंगे, जैसे ही हटाने से इधर का प्रेशर तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का प्रेशर तो हमारा कम हो गया, ऊपर का प्रेशर हटा दिया और नीचे ये वो गैस का प्रेशर क्या हो गया हमारा बढ़ गया, ठीक है। गैस का प्रेशर बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया, इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक हमने वेट हटाया, वेट हटाने के बाद में क्या होगा
कि इसका प्रेशर से क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया और ये प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। थोड़ा सा कम का मतलब इसको हम बोलेंगे, ये इधर का प्रेशर क्या हो गया, P माइनस डी, क्योंकि हमने क्या थोड़ा सा यहाँ से वेट हटाया, और इधर का प्रेशर क्या हो गया हमारा, ये बढ़ गया। ये प्रेशर जो है ज्यादा हो गया, ये प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब ये प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो हमको क्या वापस इक्विलिब्रियम में लाना है। अब ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसको ऊपर जाएगा, ये पिस्टन को क्या करेगा, ऊपर की साइड खींचेगा, मतलब ये ऊपर की साइड जब ये पिस्टन जाएगा तो इसके अंदर जो गैस है, गैस भी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये क्या हो गया, जैसे ये यहां था तो यहां क्या हो गया, ये P माइनस डी हो गया। अब इसका जैसे ही वॉल्यूम, पहले क्या था, प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा था तो क्या होगा, इधर का कम था तो ये क्या करेगा, गैस को एक्सपेंड करेगा। गैस को एक्सपेंड करने के बाद जैसे ये बढ़ गया, गैस को एक्सपेंड करने के बाद क्या हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद में क्या हो गया, धीरे 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 इसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होता जाएगा। प्रेशर कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि इसका भी टेम्परेचर क्या हो गया, P माइनस डीपी नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, ये चलता रह जाएगा। अब हमने क्या स्मॉल चेंज किया था, स्मॉल चेंज किया था तो क्या था, थोड़ा सा हमने खींचा, गैस भी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। अब क्या करेंगे, वापस से इसमें क्या होगा, यही वेट है, एक और वेट हटा देंगे, एक और वेट हटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। फिर नीचे का बढ़ जाएगा प्रेशर, प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कम हो गया। तो कम, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कब तक कम होगा, ये भी जब तक कि बाहर का और अंदर का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए। तो धीरे 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 इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे स्मॉल चेंज होते हैं, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है P माइनस डी से, मतलब ये अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है इससे। अब देखो ये हमारा क्या होता है, रिवर्सेबल प्रोसेस, और इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम लेता है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब कि देखो जैसे क्या होता है, इसमें इनफाइनाइट टाइम लेता है, मतलब कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें चेंज कर रहे हैं। पहले थोड़ा किया, फिर वो इक्विलिब्रियम में, फिर थोड़ा किया, फिर इक्विलिब्रियम में, फिर थोड़ा किया, फिर इक्विलिब्रियम में आया, इस तरह से आ रहा है। तो इसमें हमको क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो क्या होता है, ये स्लो स्टेप भी होता है। ठीक है, स्लो स्टेप होता है। और देखो क्या होता है इसमें, ईच स्टेप जो होता है, मतलब कि हम कहेंगे सारे स्टेप जो होते हैं वो क्या होता है, अपने प्रीवियस स्टेप्स के साथ में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब पहले वाले स्टेप के साथ में इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे सपोज ये वाला था, इस वाले से हमने एक वेट को हटाया, ये हुआ, तो ये क्या होगा, गैस एक्सपेंड होकर ये बन गया, तो ये फिर इक्विलिब्रियम में आ गया। स्टार्टिंग में दोनों का प्रेशर सेम था, इक्विलिब्रियम में था ना। इसके बाद में क्या था कि हमने वेट हटाते ही प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के बाद में गैस एक्सपेंड हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया, और फिर वापस इसका प्रेशर इतना दोनों का सेम हो गया, तो फिर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर हम एक वेट हटाते हैं, फिर वापस क्या होगा, वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हर स्टेप जो है अपने प्रीवियस स्टेप से क्या होगा, के साथ में इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिवर्सेबल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इरिवर्सेबल प्रोसेस की। इरिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होता है, हम जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम एक साथ कर देते हैं। एक साथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हमारे ये वेट्स रखे, ठीक है, अब ये जो वेट्स हैं, अब इन वेट्स में से मैं एक साथ इतने सारे वेट हटा दिए। एक साथ इतने सारे वेट हटाने की वजह से गैस क्या हो जाएगी, बहुत, पहले क्या था, यहाँ का भी प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर P एक्सटर्नल, ठीक है, दोनों सेम है, कांस्टेंट, मतलब इस कंडीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम में, ना इसका एक्सपेंड हो रही ना कंप्रेस हो रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने वेट एक साथ हटाए, वेट एक साथ हटाने की वजह से ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया, एक साथ बहुत कम हो गया, नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। तो इसकी वजह से ऊपर का प्रेशर कम हुआ, नीचे का ज्यादा है, तो क्या करेगा, पिस्टन को और ऊपर ले जाएगा। पिस्टन को ऊपर ले जाने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एक साथ ऊपर चला गया, एक साथ ऊपर चला गया। तो अब उसमें क्या है, हम उसको इरिवर्सेबल में क्या होता है, एक साथ ऊपर जाने की वजह से वापस उस कंडीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये होता है हमारा इरिवर्सेबल प्रोसेस। कि यहाँ क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं वो एक अचानक से आते हैं, सडनली आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें तो क्या होता है, धीरे धीरे करके आता है। तो ये क्या होता है, हमारा फास्ट होता है। तो ये हमारा क्या होता है, फाइनाइट टाइम लेते हैं। फाइनाइट टाइम मतलब एक साथ हो जाते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं फाइनाइट। और इसमें क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिवर्सेबल प्रोसेस, और ये हो गया हमारा इरिवर्सेबल
प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखो हम ग्राफ जो देखते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सेबल प्रोसेस का अगर हमको ग्राफ देखना होता है तो देखो ग्राफ कैसा होता है हमारा, P और V। तो रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो हर स्टेप जो होता है वो क्या होता है प्रीवियस स्टेप के साथ में इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये धीरे 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 होता हुआ क्या होता है, ये इसका ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम वर्क की बात करते हैं कि जो है कि रिवर्सेबल में कितना वर्क होता है, तो देखो ये हम देखेंगे तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा हमारा, ये सारा क्या है वर्क है W रिवर्सेबल में। ठीक है, और अगर हम इरिवर्सेबल की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, इरिवर्सेबल में जो होता है क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। ये इनिशियल स्टेप ये था, उसके बाद क्या होता है एक साथ उसका बढ़ गया। ठीक है, एक साथ बढ़ने की वजह से क्या हो गया, मान लो ये इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसमें जो होगा पहले ये और ये। ठीक है, इसका ग्राफ ये होता है, तो इसमें जो वर्क होता है वो होता है ये W इरिवर्सेबल। तो देखो वर्क अगर हम देखते हैं तो दोनों में क्या हो गया, इसका ज़्यादा है, जो इसका जो ये ग्राफ जो है हमको कवर्ड एरिया क्या है इसका ज़्यादा है, तो इसलिए हम बोलते हैं W रिवर्सेबल का क्या होता है, ज़्यादा होता है W इरिवर्सेबल का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो गए इसमें, कि इसमें आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।